जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज फिर से हम लोग सिंटैक्स को ही पढ़ने वाले हैं। सिंटैक्स के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू, सिंटैक्स आधी ग्रामर जो है आपके सिंटैक्स में ही मिलता है और इसलिए सिंटैक्स आपके ग्रामर पोर्शन में महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसलिए जो भी सिंटैक्स के अंतर्गत पॉइंट्स को लिखवाया जाए, आप उसको एक एक करके लिखते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 12th की हो या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम की बात हो, सारे एग्जाम्स में आपसे सिंटैक्स से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपके 12th के लिए और साथ में अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सिंटैक्स नाम का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए एक एक पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आज मैं जो भी पॉइंट्स को लेकर के आया हूँ सिंटैक्स के अंतर्गत, वो सारे पॉइंट्स जो हैं आपके महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा है। इसलिए सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, पहला पॉइंट्स क्या है, कहा क्या जा रहा है, देख लेते हैं। दो फ्यूचर इंडेफिनिट अथवा कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ से प्रारंभ होने वाला जो क्लॉज होता है उसमें पहला टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए, तो दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, दो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब अगर कोई एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक ही सेंटेंस है और उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, तो उसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होना चाहिए, अथवा उन दोनों सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा सेंटेंस जो है आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो हैं इफ से प्रारंभ होते हैं। इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा वो इफ से प्रारंभ होगा और इफ वाले सेंटेंस में दोनों सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए, तो दूसरा सेंटेंस जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यदि वाक्य की शुरुआत इफ से होती है तो। और इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अगर आपको ये पॉइंट ऐसे नहीं समझ आया तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दो फ्यूचर इंडेफिनिट एक सेंटेंस में नहीं हो सकते हैं। एक आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, तो दूसरा जो है आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे इफ से सेंटेंस शुरू हुआ, इफ वाले सेंटेंस में दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होना चाहिए। इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। अब यहां पर इफ के पास में जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो दूसरा सेंटेंस आपका जो है फ्यूचर के इंडेफिनिट में है। ये आपका एक क्लॉज हुआ और ये दूसरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए और इफ के बगल में, इफ के पास में जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। इफ इट रेन्स, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में फार्मर विल हैप्पी। इफ इट रेन्स फार्मर विल हैप्पी। नेक्स्ट है इफ शी कम्स, इफ के पास वाला प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, आई शैल गो विद हर, तो दूसरा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, वाक्य की शुरुआत इफ से होती है, तो इफ के बगल वाला जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं, जो कि ये पॉइंट्स आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं लेस्ट। लेस्ट की हिंदी क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट की हिंदी कहीं ऐसा ना हो कि। अब इस लेस्ट में ही ना शब्द आया है, मतलब निगेटिव
की बात हो रही है तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि के साथ शुड का प्रयोग जरूर होता है। मतलब जो भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर उस इंग्लिश के सेंटेंस में लेस्ट नाम का एक क्या कह सकते हैं वर्ड आया हो तो उसमें शुड का प्रयोग जरूर होता है। लेस्ट वाले में शुड का प्रयोग जरूर होता है और साथ में इसमें नॉट नहीं होता है, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं जिसमें लेस्ट शब्द आया हो। जिस भी सेंटेंस में लेस्ट शब्द आया है उस सेंटेंस में शुड का प्रयोग जरूर होना चाहिए और साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लेस्ट में ही नॉट छिपा रहता है, क्योंकि लेस्ट शब्द जो होता है वो निगेटिव वर्ड है, तो उसमें ही अगर नॉट छिपा है तो एक्स्ट्रा नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लेस्ट वाले में नॉट लगा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है, उसमें से हमें नॉट को हटाना होगा। देख लेते हैं पॉइंट्स क्या हैं। उदाहरण, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। मतलब वॉक स्लोली, अब इसमें लेस्ट आया, लेस्ट के साथ शुड आया और इसमें नॉट नहीं होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड बी फेल, इसमें भी लेस्ट आया और शुड आया, नॉट नहीं आया है, अर्थात नॉट का प्रयोग होना भी नहीं चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट्स में कहा क्या जा रहा है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद और उसमें आए हुए ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद और उसमें आए हुए ऑब्जेक्ट से पहले, अर्थात वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये वर्ब्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे आस्क, इंटर, इन्फॉर्म, लव, ओवे, रिसेंबल, रिजाइन, रीच, साइन, असिस्ट, असेंड। ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होता। और जब भी इनका प्रयोग किसी एक सेंटेंस में होता है और इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के पहले और इन वर्ब्स के बाद, अर्थात वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स इन वर्ब्स के बाद आएगा उसके तुरंत बाद प्रपोजिशन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, ये ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होता है और इनके बाद जो है जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद एक प्रपोजिशन हम प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। बट इन सारे वर्ब्स के बाद कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे आई आस्क्ड हिम टू गो देयर। अब यहां पर आस्क एक वर्ब है और इसके तुरंत बाद हिम आया और आस्क के बाद कोई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं हुआ, बट इस हिम के बाद टू नाम का एक प्रपोजिशन प्रयोग हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वर्ब्स के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद एक ना एक प्रपोजिशन प्रयोग हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार आई आस्क्ड हिम टू गो देयर, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा। सी लव्स राम, अब यहां पर वर्ब है और वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई सेंटेंस है, मतलब कोई वर्ड्स है ही नहीं, तो यहीं तक है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई इंटर्ड द बस एंड रीच्ड द स्टेशन। आई इंटर्ड द बस एंड रीच्ड द स्टेशन। अब यहां इंटर एक वर्ब जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद जो है कोई प्रपोजिशन प्रयोग नहीं हुआ है और सीधा एक ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे यहां पर रीच्ड भी इन्हीं में से एक वर्ब है और इनके बाद भी एक ऑब्जेक्ट आया है, इनके बाद कोई प्रपोजिशन
प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही ओबेज हिज पेरेंट्स, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, यहां पर ओबे के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है, ना कि तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन आया। तो ये वाला सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कहा क्या जा रहा है। नो और हाउ के बाद टू का प्रयोग होता है, अर्थात जब भी कभी किसी एक इंग्लिश सेंटेंस में नो का प्रयोग हुआ हो तो नो के तुरंत बाद हाउ जरूर आता है और हाउ के तुरंत बाद टू का प्रयोग जरूरी है करना। नो जिस भी इंग्लिश सेंटेंस में आएगा उसके बाद क्या आना चाहिए, हाउ आना चाहिए और हाउ के तुरंत बाद टू का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात नो और हाउ के बाद टू का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में जैसे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, अब इसके आगे सेंटेंस है तो यहां पर आई डू नॉट नो, नो के तुरंत बाद हाउ, हाउ के तुरंत बाद टू और फिर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यहां पर नो के बाद हाउ के तुरंत बाद क्या आएगा, टू आएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़े जाएं किंतु उनके पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए और दोनों सिंगुलर नाउन हो और दोनों के पहले ईच का प्रयोग हुआ हो या एवरी का प्रयोग हुआ हो अथवा या नो का प्रयोग हुआ हो, ईच, एवरी या नो, अगर कोई इंग्लिश का वाक्य हो और उस इंग्लिश के वाक्य के शुरुआत में ईच, एवरी या नो इन तीनों में से किसी एक से शुरू हो रहा है और इनके बाद एक नाउन आए और फिर उसके बाद एंड आए, फिर ईच, एवरी या नो आए और फिर जो है एक क्या कहते हैं नाउन आए, तो जो वर्ब होता है उसमें सिंगुलर लगेगा। देख लेते हैं उदाहरण, जैसे ईच मैन, अब यहां पर मैन एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है और इसके पहले ईच आया और ईच मैन के बाद एंड आया और अगेन यहां पर ईच आया और फिर एक नाउन आया, तो ईच मैन और ये नाउन भी यहां पर सिंगुलर है, ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब यहां पर जो वर्ब लगेगा वो हमेशा आप याद रखिएगा सिंगुलर लगेगा। अगर ईच, एवरी या नो से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और ईच के बाद एक नाउन और फिर एंड और फिर ईच फिर एक नाउन, तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन इज ऑफ द सेम ओपिनियन, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यहां पर इज ही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी जॉन, डिक एंड हैरी वेयर सूट दीज डेज। यहां पर एवरी से वाक्य की शुरुआत हुई है और एवरी के बाद एक जॉन नाम का नाउन, फिर डिक नाम का नाउन एंड फिर एंड आया और हैरी। एवरी से 3 वर्ड्स एक साथ आए हुए हैं और यहां पर बियर्स जो वर्ब है ये सिंगुलर है, फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा। नोबडी, अब नो से वाक्य की शुरुआत हुई और नो के बाद एक नाउन, फिर एंड, फिर नो, फिर एक नाउन और दोनों नाउन यहां पर सिंगुलर है और दोनों के बीच में जो है एंड का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो नोबडी एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद टू का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। देख लेते हैं वो वर्ब्स कौन कौन से हैं। वांट, विश, रिफ्यूज, प्रॉमिस, होप, ऑफर, एक्सपेक्ट, डिसाइड, चूज, अटेम्प्ट्स, प्रेटेंड। ये ऐसे वर्ब्स हैं
जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। आफ्टर दीज वर्ड शुड बी ऑलवेज यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू। अब देख लेते हैं उदाहरण में क्या कहा जा रहा है, सी अटेम्प्टेड। अब यहां पर अटेम्प्टेड, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, इन्फिनेटिव टू, तो बिल्कुल आया भी है, शी अटेम्प्टेड टू स्केप, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ही वांटेड टू स्टडी लॉ, यहां पर वांट का कोई भी फॉर्म आए, इन सारे वर्ब्स का कोई भी फॉर्म आए, लेकिन इनके बाद टू का आना बहुत जरूरी होता है। तो ही वांटेड टू स्टडी लॉ, ही होप्स टू सक्सीड, यू रिफ्यूज टू हेल्प मी। तो इस प्रकार यहां पर दोनों पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को जो सिंटैक्स से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट्स क्या है, क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात अनलेस और अनटिल में ही निगेटिव की बात होती है। अनलेस और अनटिल दोनों शब्द निगेटिव शब्द हैं, इसलिए जिस भी सेंटेंस में अनलेस और अनटिल का प्रयोग हुआ होगा, आफ्टर अनलेस और अनटिल कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में ज्यादा समझ में आएगा। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर अनलेस है, अनलेस के बाद जो है नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर भले ही कैन नॉट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई शैल स्टे हियर अनटिल ही कम्स, आई शैल स्टे हियर अनटिल ही कम्स, ये बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ही विल नॉट ईट फूड, ही विल नॉट ईट फूड अनटिल यू कम। अब यहां पर अनटिल के पहले नॉट आया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, व्हेन और इफ। व्हेन और इफ के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जिस भी सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग हुआ हो, जिस भी सेंटेंस में इफ का प्रयोग हुआ हो, उन सेंटेंस में देन का प्रयोग नहीं होता है। देख लेते हैं उदाहरण, जैसे व्हेन आई विजिट दीज थिंग्स आई विल गिव यू वन ऑफ देम। अब यहां पर व्हेन आई विजिट दीज थिंग्स आई विल गिव यू वन ऑफ देम। अब इसमें अगर देन का प्रयोग हो जाए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू, इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसमें हम देन का प्रयोग कर दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ गए हैं कि व्हेन और इफ के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जिस सेंटेंस में व्हेन या इफ का प्रयोग हुआ होगा उसमें देन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट, स्कार्सली और हार्डली। स्कार्सली और हार्डली के बाद बेन का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस भी सेंटेंस में स्कार्सली का प्रयोग हुआ हो, जिस भी सेंटेंस में हार्डली का प्रयोग हुआ हो, उस सेंटेंस में हमेशा वेन का प्रयोग जरूर होता है, वेन का प्रयोग जरूर करते हैं। उदाहरण जैसे ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। अब यहां पर स्कार्सली है और इस सेंटेंस में व्हेन भी आया है, और इस सेंटेंस में अगर स्कार्सली है तो व्हेन का होना बहुत जरूरी है, मतलब कि उसमें व्हेन का प्रयोग जरूर करते हैं। ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड ही गॉन टू बेड व्हेन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। हार्डली और स्कार्सली जो भी
जिन भी सेंटेंस में हार्डली और स्कार्सली होगा उसमें बिन का प्रयोग जरूर होगा। हार्डली इसमें आया है तो बिन भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो हार्डली हैड ही गॉन टू बेड व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। फ्रेंड्स, अगर यही इनकरेक्ट के रूप में दिया जाए तो यहाँ पर वेन के स्थान पर देन दे देगा, वेन के स्थान पर दैन दे देगा और आपसे कहेगा करेक्ट द सेंटेंस। और अगर आपको पता है कि हार्डली और स्कार्सली जिस भी सेंटेंस में प्रयोग हुआ है उसमें वेन का प्रयोग होता है तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे एग्जाम हॉल में। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो सिंटैक्स से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला पॉइंट्स। अगले पॉइंट्स में कहा क्या जा रहा है देख लेते हैं। मेनी नंबर को रिफर करता है, मेनी नंबर को रिफर करता है इसलिए यह प्लूरल होता है, जबकि मच क्वांटिटी को रिफर करता है इसलिए यह सिंगुलर होता है। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा मच और मेनी, ये दो ऐसे एडवर्ब कह सकते हैं आप, ये दो ऐसे एडवर्ब हैं जो एक काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पर ये एडवर्ब का भी काम करता है और साथ में एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब ये मच और मेनी में डिफरेंस क्या है? जो मच है फ्रेंड्स, ये जो मच है ये आपका अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल होता है, जबकि मेनी जो है काउंटेबल होता है। अब जो चीज अनकाउंटेबल है, अगर किसी इंग्लिश के वाक्य में, इंग्लिश के शुरुआत में मच या मेनी शब्द आ जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के साथ जो वर्ब है किस प्रकार का लगेगा वो चीज समझते हैं। जैसे आप जानते हैं मच, मच क्या है? अनकाउंटेबल है। मेनी क्या है? काउंटेबल है। तो जो चीज काउंटेबल है उसके बाद उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब ये प्लूरल को ही शो करता है। जबकि मच अनकाउंटेबल है और जो चीज अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यही चीज यहां पर कहा गया है कि मेनी नंबर को रिफर करता है। नंबर मतलब जो चीज संख्या में हो, जो चीज संख्या में होने का मतलब क्या है? काउंटेबल हो, उस चीज को कौन रिफर करता है? मेनी, इसलिए यह प्लूरल होता है। जबकि मच क्वांटिटी, क्वांटिटी किस में होता है? अनकाउंटेबल में। जो चीज अनकाउंटेबल होता है वो उसमें क्या होता है? क्वांटिटी होता है, वो रिफर करता है मच को। अब मेनी के बाद जो भी आएगा एक नाउन आएगा और मच के बाद भी जो भी आएगा एक नाउन आएगा, लेकिन मेनी वाले सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, जबकि मच वाले सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब उदाहरण जैसे मेनी ऑफ दी बर्ड्स वर क्रश्ड, मेनी ऑफ दी बर्ड्स वर क्रश्ड। अब यहां पर मेनी, मेनी के बाद एक नाउन आया बर्ड्स और यहां पर वर आ गया, वर्ब जो कि यहां पर प्लूरल है। अब यहां पर मेनी से वाक्य की शुरुआत हुई है इसलिए यहां पर वर्ब जो है प्लूरल होगा। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मच ऑफ द लैंड वॉज ड्राइड, मच, अब यहां पर मच है, यहां पर लैंड है, लैंड जो है आपका क्या कह सकते हैं? अनकाउंटेबल माना जाता है, इसलिए यहां पर वाज का प्रयोग हुआ। तो मच ऑफ द लैंड वॉज ड्राइड, ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कहा क्या जा रहा है? दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और अथवा नाइदर नॉर या केवल आर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब अपने निकटवारी, जो निकटवर्ती सब्जेक्ट्स है उसके अनुसार प्रयोग होगा। फिर से मैं समझाता हूं। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स यदि आइदर और अथवा नाइदर नॉर से जुड़ा हो या आर से जुड़ा हो या नॉर से जुड़ा हो तो जो वहां पर उस सेंटेंस में वर्ब लगेगा वो अपने निकट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। मतलब जो निकट में रहेगा, जो वर्ब के, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के निकट में सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार उसमें वर्ब का प्रयोग होगा। अर्थात अगर
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आइदर मोहन आर राम, यहाँ पर आइदर भी आया, आर भी आया। अब आइदर के बाद एक सब्जेक्ट और आर के बाद भी एक सब्जेक्ट। अब जो और के बाद सब्जेक्ट है इसके बाद एक वर्ब आना है, लेकिन ये वर्ब डिपेंड करेगा इसके निकट वाले सब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर लग रहा है। तो यहाँ पर राम सिंगुलर तो हैज भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो आइदर मोहन और राम हैज ब्रोकन द ग्लास, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस और के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल होता, बट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, अब यहाँ पर नाइदर के बाद आई, नॉर के बाद माई ब्रदर। अब यहाँ पर वर्ब क्या होगा? इज होगा, क्योंकि माई ब्रदर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, निकटवर्ती है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट है नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। अब यहाँ पर नाइदर के बाद यू आया, नॉर के बाद आई आया और आई के तुरंत बाद एम आ गया। अब एम क्यों आया? एम इसलिए आया कि एम के पास में आई सब्जेक्ट है और आई के साथ एम लगता है। इस प्रकार यहाँ पर आई के बाद एम का आना बिल्कुल करेक्ट है। नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, आई के बाद एम आया, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आइदर आर नाइदर नॉर में जो निकटवर्ती सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगता है और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर वर्ब भी प्रयोग हुआ है। यू आर योर ब्रदर हैज टू डू दिस वर्क, यू आर योर ब्रदर हैज टू डू दिस वर्क। अब यहाँ पर आर से जुड़ा हुआ है, और से पहले एक सब्जेक्ट और के बाद एक सब्जेक्ट। अब ये जो और के बाद सब्जेक्ट आया है ये वर्ब के निकट है, इसलिए इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगा। योर ब्रदर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। तो यू और योर ब्रदर हैज टू डू दिस वर्क, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये पॉइंट्स भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकरेक्ट के रूप में सिंगुलर के स्थान पर प्लूरल वर्ब दे देगा, या फिर ऐसे यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगना होगा वहाँ पर प्लूरल वर्ब दे देगा, या फिर जहाँ पर प्लूरल वर्ब लगना होगा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आज के सेशन में जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने सीखा पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चल रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।